नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस का अध्ययन करेंगे, अर्थात वस्त्र की परिसज्जाओं के प्रकार। वस्त्र पर की जाने वाली परिसज्जा एवं परिष्कृतियों को कई प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे स्थायी तथा अस्थायी परिसज्जा, गीली एवं सूखी विधि द्वारा परिसज्जा, यांत्रिक एवं रासायनिक परिसज्जा, आधारभूत परिसज्जा, बनावटी परिसज्जा, कार्यात्मक परिसज्जा तथा सजावटी परिसज्जा इत्यादि। परिसज्जाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है: मैकेनिकल फिनिशेस अर्थात यांत्रिक परिसज्जा तथा केमिकल फिनिशेस अर्थात रासायनिक परिसज्जा। सबसे पहले हम जानते हैं यांत्रिक परिसज्जा के बारे में। यांत्रिक परिसज्जा मशीनों द्वारा की जाती है। इसमें वस्त्र को मशीन द्वारा कसकर तानना, टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्र को सीधा करना, इस्त्री करना, सतह को चिकना करना, रोएं उठाना, नक्काशी करना, कुटाई करना, विरंजित करना, मॉयरिंग करना, टेंटरिंग करना आदि प्रक्रियाएं आती हैं। दूसरी होती है केमिकल फिनिशेस। सबसे पहले हम यांत्रिक परिसज्जाओं के अध्ययन करेंगे। पहली है बीटनिंग अर्थात कुटाई करना। करघे पर से बुनकर उतारे गए तैयार वस्त्र गे गुड्स कहलाते हैं। इनकी सतह कड़ी, रुखड़ी एवं खुरदरी रहती है। वस्त्र में जगह जगह से छिद्र दिखते हैं। वस्त्र झिरझिरे एवं लिजलिजे होते हैं, अतः वस्त्र की सतह को सघन, कोमल, चमकदार एवं चिकना बनाने के लिए कुटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र को मशीन में लगे रोलरों पर से गुजारा जाता है। मशीन में लोहे के कई हथौड़ियाँ लगी होती है। रोलरों पर चढ़ा वस्त्र घूमता जाता है और दूसरे रोलर पर लगी हथौड़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से गिरती उठती रहती हैं। इस प्रकार वस्त्र की कुटाई होती रहती है। कुटाई प्रक्रिया से वस्त्र के बीच में बने छिद्र भर जाते हैं। धागे दबकर चपटे हो जाते हैं। रचना सघन हो जाती है। सतह चिकनी एवं चमकदार हो जाती है। कपास तथा लिनन के वस्त्रों पर यह परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है। सेकंड है सिंजिंग। सतह को झुलसाकर चिकना करना या सिंजिंग कहलाता है। सिंजिंग विधि से वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। तैयार वस्त्र ग्रे गुड्स की सतह पर जगह जगह रोएं, गांठें, धागे के सिरे, फुज्जी आदि निकले रहते हैं। इन्हें झुलसाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए वस्त्र को दो तांबे के रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर वाष्प द्वारा गर्म रहते हैं। सर्वप्रथम रोलर वस्त्र की सतह पर सटे रोएं, गांठें आदि को ऊपर उठा देता है। इसके बाद वस्त्र को तेजी से गर्म प्लेट पर से निकाला जाता है, जिससे रोएं झुलसकर समाप्त हो जाते हैं तथा वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। ऊनी तथा सूती वस्त्रों पर यह प्रक्रिया अधिक उपयोग में लाई जाती है। शेयरिंग एंड ब्रशिंग अर्थात रोएं को काटना एवं झाड़ना। इस प्रक्रिया द्वारा भी वस्त्र की सतह रचना को चिकना किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर चिपके रोएं अथवा गांठों को काटकर ब्रश से झाड़ दिया जाता है। इस परिसज्जा के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें दो रोलर्स लगे होते हैं। इन्हीं एक रोलर्स में तेज चाकू तथा ब्रश साथ साथ लगा होता है। रोलर पर चढ़ा कपड़ा जैसे जैसे घूमता जाता है, ब्रश रोएं, धागे के सिरे, गांठें तथा फुज्जी को पकड़कर खींचता है और चाकू उन्हें शीघ्रता से काटता है। इससे वस्त्र चिकना एवं कोमल हो जाता है। नेक्स्ट है साइजिंग एंड ड्रेसिंग अर्थात वस्त्र को कड़ा करना अथवा भरना। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतही रचना के दोषों को दूर किया जाता है अथवा छिपाया जाता है। इससे वस्त्र में नवीनता, ताजगी एवं कड़ापन लाया जाता है। परंतु यह परिसज्जा अस्थायी होती है
और 2-4 धुलाई के पश्चात ही समाप्त हो जाती है। वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए तेल, पैराफिन, मोम आदि का प्रयोग भी किया जाता है। वस्त्र में कड़ापन साइजिंग लाने के लिए वस्त्र को 2 रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। रोलर को एक हौज में रखा जाता है। इसी हौज में कड़ा करने वाले पदार्थ को पानी में घोलकर रखा जाता है। इन्हीं हौजों में से दोनों रोलर डूबते निकलते रहते हैं। वस्त्र को दोनों रोलरों के बीच से होकर निकाला जाता है, जिससे एक साथ ही वस्त्र के दोनों ओर कड़ा करने वाला पदार्थ चिपक जाता है और साइजिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। साइजिंग परिसज्जा से वस्त्र चिकना, चमकदार एवं आकर्षक हो जाता है। टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा वस्त्र को सभी स्थानों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। बुनाई प्रक्रिया पूरा होते होते वस्त्र कई जगहों से टेढ़े मेढ़े असमान आकृति के हो जाते हैं। उनका आकार अस्थिर रहता है, इसीलिए उन्हें सुधारने के लिए दोनों तरफ के किनारों को सीधा करके वस्त्र के आकार को स्थिर किया जाता है। टेंटरिंग प्रक्रिया द्वारा ताने तथा बाने के धागों को एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए खींचा जाता है। यह कार्य टेंटरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इस मशीन में दोनों ओर हुक की श्रृंखला होती है। इन्हीं हुकों पर वस्त्र के किनारी को फंसा दिया जाता है। फिर वस्त्र के फ्रेम पर तान दिया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र पर गर्म भाप द्वारा प्रवाहित की जाती है। इससे वस्त्र जहाँ से फैलने होते हैं वहाँ से फैल जाते हैं और जहाँ से दबने की आवश्यकता होती है वहाँ से सिकुड़ जाते हैं। जब सभी दिशाओं से वस्त्र समान हो जाता है तो इसे गर्म करने की कृत्रिम विधि द्वारा अथवा गर्म वायु में सुखाया जाता है। फलस्वरूप वस्त्र पूर्ण रूप से सीधा होकर समान चौड़ाई का हो जाता है। नैपिंग अर्थात रोएं उठाना। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। इस विधि द्वारा वस्त्र के दोषों को सुधारने तथा छिपाने का कार्य किया जाता है। रोएं उठे वस्त्रों को अंतर्निहित गुणों में भी स्वयं में परिवर्तन आ जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलरों के ऊपर से होकर गुजारा जाता है। कांटे में फंसकर समसमान ऊंचाई के रोएं उठ जाते हैं। बाद में इन उठे रोयों को एक समान लंबाई में काट दिया जाता है, जिससे वस्त्र रोएदार बन जाता है। इससे वस्त्र में कोमलता एवं उष्णता का गुण समाहित हो जाता है। रोए के बीच वाले रिक्त स्थानों में हवा ठहर जाती है, फलतः वस्त्र गर्म हो जाता है। सूती वस्त्र से फ्लैनल वस्त्र इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैलेंडरिंग अर्थात चिकनापन लाना। कैलेंडरिंग प्रक्रिया आयरनिंग का ही एक व्यापक रूप है। आयरनिंग प्रक्रिया में एक छोटी इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। गर्म आयरन के दबाव से वस्त्र चिकना, कोमल एवं चमकदार हो जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में वस्त्र को स्टील के भारी रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। ये रोलर्स गर्म होते हैं। गर्म रोलरों के बीच से जब वस्त्र को गुजारा जाता है तो वे दबकर चिकने, चपटे, चमकदार एवं कोमल हो जाते हैं। वस्त्र के बीच बीच में उपस्थित छिद्र भर जाते हैं और वस्त्र की रचना सघन हो जाती है। वांछित चिकनापन लाने के लिए यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। विभिन्न वर्ग के रेशों के लिए भिन्न भिन्न वजन वाले रोलरों का प्रयोग किया जाता है। कोमल रेशों पर कम गर्म एवं कम वजन के रोलरों का प्रयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा चिकना किया जाता है। वस्त्र को अधिक चिकना एवं चमकदार बनाने के लिए साइजिंग करके फिर कैलेंडरिंग की जाती है। साइजिंग के लिए मांड अथवा गोंद का प्रयोग किया जाता है। मॉयरिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी के लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद इन पर अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती है। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं एवं लहरों पर पड़ती है तो वे परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करते हैं।
इस परिसज्जा से युक्त वस्त्र अनोखी चमक के लिए दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया में मॉयरिंग मशीन में 3 अलग अलग आकार के रोलर लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा होता है। दूसरे रोलर की गति एवं दबाव पहले रोलर की अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी के समान धारियां बन जाती है। रिप सिल्क तथा ऊनी वस्त्रों पर यह परिसज्जा अधिकतर की जाती है। एसीटेट वस्त्रों पर स्थायी मॉयरिंग हो जाती है। कई बार रिब वस्त्रों की 2 तहों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किनारी पर से सिलाई एवं अन्य विधि से जोड़कर जब रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है तो वस्त्र के चपटे भाग से प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होकर अनोखी चमक पैदा करती है, जबकि बिना चपटे भाग पर प्रकाश की किरणें परावर्तित करती है। इस प्रकार इन वस्त्रों में एक विशेष प्रकार का प्रभाव आ जाता है। एम्बॉसिंग अर्थात नक्काशी करना। वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने की क्रिया नक्काशी कहलाती है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन को जमाया जाता है। रोलरों पर पहले से ही नमूने खुदे रहते हैं। जब गर्म, भारी खुदे हुए रोलरों के बीच में से होकर वस्त्र को गुजारा जाता है तो इस पर दबाव बढ़ता है और नमूने रोलर पर खुदे होते हैं। वे वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं। ताप सुनम्य रेशे जैसे नायलॉन, डैक्रोन, पॉलिएस्टर आदि के लिए संश्लेषित रेजिन अथवा अन्य सहायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बिना रेजिन लगे वस्त्रों को जब इन रोलरों के बीच में से होकर निकाला जाता है तो स्वतः ही नमूने उभर कर अंकित हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों पर नक्काशी की परिसज्जा नहीं की जाती। प्राकृतिक वर्ग के रेशों पर नक्काशी के लिए सहायक पदार्थ के रूप में संश्लेषित रेजिन की परत चढ़ाना आवश्यक होता है। नक्काशी दोनों ही विधियों यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा द्वारा की जाती है। यांत्रिक परिसज्जा के लिए नक्काशी मशीन में नमी, ताप एवं वाष्प की सहायता से की जाती है। रासायनिक परिसज्जा में एम्बॉसिंग के लिए पहले वस्त्र की सतह पर संश्लेषित रेजिन लगा दिया जाता है। नक्काशी किए हुए वस्त्रों पर विरंजन का बुरा प्रभाव पड़ता है। नक्काशी युक्त वस्त्र को हल्के गर्म पानी तथा मृदु साबुन से धोना चाहिए। नक्काशी किए हुए वस्त्र को गीली अवस्था में आयरनिंग नहीं करनी चाहिए। नक्काशी से मुख्यतः 2 प्रकार के नमूने बनाए जाते हैं, फ्लैट डिज़ाइन अर्थात चपटे नमूने तथा रेज्ड डिज़ाइन अर्थात उभरे हुए नमूने। नेक्स्ट फिनिश है ग्लेजिंग। वस्त्रों की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाने के लिए ग्लेजिंग की जाती है। इस परिसज्जा में ग्लेजिंग करने से पहले वस्त्र को साइजिंग कर दिया जाता है। साइजिंग के लिए मांड, गोंद अथवा अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ग्लेजिंग के लिए 3 रोलरों की आवश्यकता पड़ती है। साइजिंग किए हुए वस्त्रों को एक के बाद एक करके 3 रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। प्रत्येक रोलर की गति पहले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है। रोलरों के तापमान एवं दबाव से वस्त्र की सतह चिकनी एवं चमकदार हो जाती है। कड़ा करने वाले पदार्थ से एक विशेष प्रकार की चमक निकलती है, अतः वस्त्र नवीन, ताजा, चमकदार, सौंदर्ययुक्त एवं कांतिमय हो जाता है। नेक्स्ट फिनिश है शीनराइजिंग। इस परिसज्जा द्वारा सस्ते वस्त्रों में चमक लाकर उन्हें अधिक सुंदर, आकर्षक, चमकदार, नया एवं कांतिमय बनाया जाता है ताकि यह सहसा से व्यक्ति का मन मोह ले और उसे अपनी ओर आकर्षित कर ले, ताकि बाजार में वस्त्र उचित दाम में बिक जाए। इस परिसज्जा के लिए लोहे के रोलरों पर तिरछी बारीक बारीक रेखाएं खुदी रहती है। ये रेखाएं प्रति इंच 500 से 600 तक होती है। जब वस्त्र को इन रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है तो ये रेखाएं वस्त्रों पर उभर जाती है। प्रकाश की किरणें जब इन रेखाओं पर पड़ती है तो ये रेखाएं प्रतिबिंबित हो जाती है और इनसे प्रकाश फेंकता हुआ नजर आता है। कोट,
चेस्टर आदि के अस्तर के वस्त्र इसी विधि से बनाए जाते हैं वह उनमें चमक लाई जाती है। नेक्स्ट फिनिश है शेयरिंग। यह परिसज्जा रेयोन तथा टेफ्टा के वस्त्रों पर सुपर ग्लास देने के लिए किया जाता है। इससे वस्त्र में अत्यधिक चमक आ जाती है। गर्म कैलेंडरिंग की सहायता से यह परिसज्जा की जाती है। इस वस्त्र में धातु के समान चमक उत्पन्न की जाती है। सैनफोराइजिंग। सैनफोराइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह अथवा ट्रेडमार्क है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी वस्त्र नहीं सिकुड़ेगा। अतः सैनफोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने के लिए तथा रोकने के लिए आवश्यक है। सैनफोराइजिंग की मोहर वस्त्र की थान में प्रति मीटर कपड़े पर लगाई जाती है। करघे पर से उतरा वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा एवं अस्थिर आकृति का होता है। टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा इसके आकार को स्थिर किया जाता है एवं इसे सभी जगहों से समान चौड़ाई के बनाया जाता है। कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा इसकी सतह को चिकना बनाया जाता है, परंतु जब इन परिसज्जा से युक्त वस्त्र की धुलाई की जाती है तो एक या दो धुलाई के उपरांत ही वस्त्र सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अतः जिस माप का वस्त्र था धोने के पश्चात वह उस माप का नहीं रहता। इससे बचने के लिए सैनफोराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर लगे होते हैं। वस्त्रों को इन रोलरों से सीधे न गुजार कर रोलर में लगे कंबलों के बीच में से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते अथवा दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ता। रोलर के दबाव से वस्त्र घना, चिकना, चमकदार एवं कोमल हो जाता है। नेक्स्ट फिनिश है क्रेपिंग अर्थात चुन्नट डालना। चुन्नट डालने की परिसज्जा या क्रेपिंग दोनों ही विधि से की जाती है। यांत्रिक विधि से चुन्नट डालना एक अस्थायी परिसज्जा है। बार बार धुलाई से यह परिसज्जा नष्ट हो जाती है। ताप सुनम्य रेशों में इस परिसज्जा द्वारा स्थायी चुन्नटें डाली जाती है। रासायनिक विधि द्वारा भी चुन्नटें डाली गई स्थायी रहती है। इस परिसज्जा के लिए जो मशीन प्रयुक्त की जाती है उसमें 2 रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलर्स में बराबर की दूरी पर दांत लगे होते हैं। रोलरों को वाष्प से गर्म किया जाता है। जब इन रोलरों के मध्य से वस्त्र को गुजारा जाता है तो रोलरों में लगे दांत वस्त्र को सिकोड़ कर चुन्नटें बना देती हैं, जिससे वस्त्र पर चुन्नटें बन जाती है। क्रेपिंग परिसज्जा वाले वस्त्रों में फैलने व सिकुड़ने दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। थैंक्स।